हेलो एवरीवन। तो देखिए, कल नीट का पेपर हुआ, बहुत अच्छा हुआ होगा, आपको पूरी उम्मीद है हमें। और आइए हम लोग डिस्कशन करते हैं पेपर का। एक बार हम लोग भी उसको देखते हैं कि कैसा रहा पेपर। पेपर टफ था लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कि आसान था, तो ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए, एक पेपर हमारे पास है और पेपर का जो कोड है दैट इज कोड F1। ठीक है, F1 कोड का पेपर है। आपका जो भी कोड हो, आप आगे पीछे क्वेश्चंस होंगे उनको आप मिला सकते हैं। ठीक है, 1 बाय 1 चलते हैं। पहले सेक्शन ए है। जैसा कि हम लोगों का 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, 2 साल का, कि सेक्शन ए कंपैरेटिवली इजी रहता है, सेक्शन बी थोड़ा सा टफ रहता है। लेकिन इस बार जो सबसे बड़ी चीज़ ऑब्जर्व की, सेक्शन ए सेक्शन बी में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल का फ़र्क नहीं था, बस केवल थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चंस का फ़र्क था। तो ये एक नई चीज़ दिखी हमको इस बार कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल का फ़र्क नहीं है, पूरा पेपर ऑलमोस्ट एक जैसा है और पेपर बैलेंस्ड है। कुछ क्वेश्चन ठीक हैं जिनमें आपको दिमाग लगाना था, कुछ डायरेक्ट वाले भी हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। तो आइए 1 बाय 1 करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r about its own axis to the radius of gyration of thin hollow sphere of same mass and radius about its axis is। तो देखिए इसमें क्या है कि जो रेडियस ऑफ गायरेशन की बात कर रहा है, तो आपको पता है कि रेडियस ऑफ गायरेशन के अगर अकॉर्डिंग हम बात करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जनरल फॉर्मूला m² होता है। ठीक, अब उसने पहला नाम जो लिया है वो सॉलिड स्फीयर का लिया है। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr²। क्लियर है। और हॉलो स्फीयर जो होता है, हॉलो स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/3 mr² है। अब आप दोनों को इक्वल कर लो तो यहाँ क्या मिलेगा, mk1 का स्क्वायर 2/5 mr का स्क्वायर, mk2 का स्क्वायर 2/3 mr²। क्लियर है। अब आप दोनों को डिवाइड कर दो बच्चा, m से m ये कैंसिल, r² कैंसिल, 2 कैंसिल, k1 स्क्वायर अपॉन k2 स्क्वायर 3/5। तो ये देखो k1 अपॉन k2 इज इक्वल टू क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ 3/5, अंडर रूट ऑफ 3/5। क्लियर हो रहा है। अब इसमें आप ऑप्शन में जाइए तो अंडर रूट नहीं लगा है, इस हिसाब से ये क्वेश्चन गलत है, कॉमन हो जाएगा। ये कॉमन क्वेश्चन है। क्लियर है कि नहीं, ये आपका कॉमन क्वेश्चन है, सबको आपको ध्यान रखना, इसका आंसर कोई मैच नहीं कर रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद आ जाइए सेकंड क्वेश्चन। नंबर सेकंड क्या है, देखिए आप, वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम, पोटेशियम एंड सोडियम आर 2.14, 2.30, 2.75। ये देखिए सीजियम है, उसके बाद पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम है। इसका 2.14 है, इसका 2.30 है, इसका 2.75 है। और इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है इंसिडेंट एनर्जी ऑफ 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो एनर्जी फॉल हो रही है वो 2.2 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। क्या कह रहा है, विच ऑफ दीज फोटोसेंसिटिव सरफेस में इमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए जिसके लिए जो वर्क फंक्शन है वो कम होगा इंसिडेंट एनर्जी से, उससे लाइट निकलेगी, एनर्जी निकलेगी। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो यहाँ पर सीजियम वाला देखिए 2.2 से कम है, ये दोनों ज़्यादा हैं, तो इनमें फोटो इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे, केवल इसमें निकलेगा। तो आंसर होगा सीजियम ओनली। क्या होगा, सीजियम ओनली। अगला देखिए, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ सोप बबल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम अ सोप सॉल्यूशन इज नियरली। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। देखो इसके लिए सीधा सीधा वर्क का फॉर्मूला T डेल्टा ए, और सोप बबल है तो 2 लगा देना। आपको पता सोप सॉल्यूशन में सरफेस टेंशन का इफेक्ट दोनों साइड होता है, अंदर भी बाहर भी। ये आ जाएगा 2, और ये कितना हो गया आपका, सरफेस टेंशन कितना दिया हुआ है, ये दिया है तुम्हारा सरफेस टेंशन इज 0.03, और एरिया कितना होगा भाई
4 पाई आर स्क्वायर, यह आएगा 0.06 और 4 पाई, पाई की वैल्यू 3.14 रख लो। रेडियस कितनी है 2 सेंटीमीटर है, तो यह आएगा 2 × 10⁻² का स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं? इसको आप सॉल्व कर लें तो ये आपको सॉल्व होकर के मिलेगा 3.01 10⁻⁻4 जूल। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 था ये। सो बबल की बात हो रही थी। सो बबल में सरफेस टेंशन का इफेक्ट डबल लेना होता है, ये ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी में गलत ना हो जाए। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। फिर बता दें ये कौन सा कोड चल रहा है, कोड F1 है। अब इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 4। द रेजिस्टेंस ऑफ कार्बन रजिस्टर डिटरमाइंड फ्रॉम कलर कोड इज। रेजिस्टेंस जो दे रखा है वो 22,000 प्लस माइनस ये आपका 5% हो गया। इसको थोड़ा ठीक से लिख दो, ये आएगा 22 10⁻³ प्लस माइनस 5%। ये कलर पहला वाला A, ये B और ये C, इसको मल्टीप्लायर भी कहते हैं। ये तीसरे नंबर के कलर के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पर आप देख लो B रॉय ऐसे करके होता है। ब्लैक का 0, ब्राउन का 1, रेड का 2, ऑरेंज का 3। जब ये तीसरे नंबर पर जाएगा तो 10⁻³ आ जाता है ये। तो यहाँ पर कौन सा कलर हो गया, ये ऑरेंज कलर हो गया, क्योंकि मल्टीप्लायर जो आपका है वो 10⁻³ हुआ कि नहीं हुआ। ठीक, तो आंसर आपका सेकंड यानी कि ऑरेंज हो गया। ठीक, नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। इन अ सीरीज LCR सर्किट, इंडक्टर दे रखा है 10 मिली हेनरी, कैपेसिटर दे रखा है 1 माइक्रोफेराड और रेजिस्टेंस दे रखा है 100 ओम। द फ्रीक्वेंसी एट विच रेजोनेंस अकर्स। तो देखिए रेजोनेंस की जो फ्रीक्वेंसी है 1/2 पाई √1/LC होता है कि नहीं होता है। अब यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए तो ये आएगा 1/2 पाई की जगह 3.14 √1/LC। L कितना दे रखा है 10 मिली हेनरी 10⁻³ और C कितना दिया है 1 × 10⁻⁻6। इसको आप सॉल्व कर लें भाई, तो ये जो फ्रीक्वेंसी आप सॉल्व होकर के आपको मिलेगी 1.59 किलो हर्ट्ज मिलेगी। ठीक है, अच्छा इसमें दो आंसर रेडियन में भी दे रखे हैं, मतलब ओमेगा भी निकाल सकते हैं। ओमेगा की जो वैल्यू होती है √1/LC, इतने रेडियन पर सेकेंड। तो आप चाहे पहले इसको सॉल्व कर लेना और फिर 1/2 पाई मल्टीप्लाई कर देना, तो आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर है कि नहीं? उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 6। इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवलिंग इन फ्री स्पेस, द इलेक्ट्रिक फील्ड कॉम्पोनेंट ऑसिलेट्स साइनोसॉइडली एट फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 × 10⁻10 हर्ट्ज, एम्पलीट्यूड 48, देन एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज। तो देखिए बहुत ध्यान से यहाँ पर क्या क्या दिया है भाई। यहाँ पर हमको दिया है फ्रीक्वेंसी दे रखी है 2 × 10⁻10 हर्ट्ज दे रखी है। क्लियर है? एम्पलीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का 48 वोल्ट है। उसके बाद एम्पलीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड का पूछ रहा है। अब आपको मैं पहली बात बता दूं, यहाँ पर ये जो फ्रीक्वेंसी दी है इसका कोई यूज नहीं है। आप सीधे सीधे स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला लगा दो E0/B0। क्लियर है? स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है 3 × 10⁸ होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 48 है अपॉन B0, ये आएगा 16 आ जाएगा। तो यहाँ से B0 क्या निकलेगा भाई 16 × 10⁸ आएगा कि नहीं आएगा यहाँ पर। ठीक है, और वो भी माइनस में, क्यों इधर प्लस है उधर जाके क्या होगा माइनस। अब आप देख लो यहाँ से B0 क्या मिलेगा 1.6 10⁻⁻7 टेस्ला, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो आंसर इसका कौन सा हो गया 2 वाला हो गया। देखो 1.6 सब में है, केवल आपको पावर में जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 एक्चुअली स्टेटमेंट रीजन वाला क्वेश्चन है।
इसमें दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं और हमको चेक करना है कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है। देखिए 7 में जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या है कि जो फोटो वोल्टाइक डिवाइसेस कैन कन्वर्ट ऑप्टिकल रेडिएशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल सही लिखा है। फोटो वोल्टाइक डिवाइसेस मतलब फोटो वोल्टाइक सेल, इनका काम क्या होता है आप भी पता, सोलर सेल होता है, तो ये लोग क्या करते हैं लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। दूसरा जीनर डायोड इज डिजाइन टू ऑपरेट अंडर रिवर्स बायस, ये भी बिल्कुल सही लिखा है। जीनर डायोड स्पेशली रेगुलेटर में यूज होता है, वोल्टेज रेगुलेटर में, और ये रिवर्स बायस में काम करता है। दोनों सही हैं, तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। तो आंसर इसके अकॉर्डिंग 4 दिया है इसमें। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 ये भी आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। द एरर्स इन द मेजरमेंट which arise due to unpredictable fluctuations in temperature and voltage, जिनका हमें पता नहीं होता है कि क्यों एरर हो रही है, उन एरर्स को रैंडम एरर कहते हैं। ये बिल्कुल डेफिनेशन है। और जो इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड होती है उनको इंस्ट्रूमेंटल एरर कहते हैं। तो ये आपको पता ही है। तो ये कौन सी एरर हो जाएगी, बोलिए रैंडम एरर, सीधे डेफिनेशन है। अब उसके बाद आइए 9th, क्वेश्चन नंबर 9th में कहा गया है कि क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी एस 0, अगर क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी एस 0 है मतलब फ्लक्स 0, और अगर फ्लक्स 0 है तो दो अर्थ निकलेंगे, दो मीनिंग होंगे। जितनी लाइन आएंगी उतनी चली जाएंगी, और दूसरा अर्थ क्या निकलेगा, अंदर कोई चार्ज नहीं होगा। अब आप ऑप्शन चेक कर लीजिए, तो नंबर ऑफ लाइंस वाला है, आंसर 4 है। द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस एंटरिंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस लीविंग इट। तो आंसर कौन सा हो गया इसका, 4th वाला हो गया। जितनी लाइन आएंगी उतनी चली जाएंगी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर है 10। अब यहां देखिए क्या है, ये रेजिस्टेंस है 400 ओम का, और ये यहां पर रेजिस्टेंस R है, ये गैल्वेनोमीटर है, ये 2 वोल्ट का हो गया, और ये हमारा 10 वोल्ट का हो गया। क्लियर है, ये देखो ये हमारा 10 वोल्ट का हो गया। अब क्वेश्चन क्या है इसमें कि R की वैल्यू बताइए। गैल्वेनोमीटर डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, मतलब यहां कोई करंट नहीं है, कोई करंट नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है इसको मिल जाएगा बराबर। अगर ये 2 वोल्ट है और ये 10 वोल्ट है तो इसको 8 वोल्ट मिलेगा। तो यहां पर कितना करंट होगा देख लो, तो ये करंट की वैल्यू आएगी 8/400, तो 1/50 एम्पियर का करंट हो गया। और वही करंट यहां पर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो R बराबर V/I हो जाएगा। V कितना दिया है तो I हो गया 1/50, तो टोटल 100 ओम आ जाएगा कि नहीं। तो ये आंसर आ गया। क्लियर है कि नहीं, तो आंसर 2 आ गया इसमें। ठीक, इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 11। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। एन AC source is connected to capacitor C due to decrease in operating frequency. Displacement current increases, displacement current decreases, और capacitive reactance remains constant, capacitive reactance decreases. तो यहां पर देखो 4 क्वेश्चन है, 4 में से 2 ऑप्शन, सॉरी इसमें ऑप्शन है 4, 2 ऑप्शन डिस्प्लेसमेंट करंट के हैं और 2 ऑप्शन आपके किसके हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस के हैं। अब इसमें AC सोर्स है और फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज किया है, बोलो फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज किया है। तो अगर हम रिएक्टेंस की बात करें तो 1/ωc होता है। अगर ओमेगा को तुम डिक्रीज करोगे तो XC बढ़ेगा। तो इसका मतलब है कि इसके रिएक्टेंस वाले तो ऑप्शन गलत हो गए। अब आ जाइए कौन सा वाला, अब दूसरे नंबर पर आ जाएगा किसमें, बोलो डिस्प्लेसमेंट करंट पर आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट करंट में क्या होगा भाई, हैं AC सोर्स की फ्रीक्वेंसी आपने बढ़ा दी। किसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी भाई, AC सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो आपने बढ़ा दी। और अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट पर क्या फर्क पड़ेगा भाई, तो बट नेचुरल है भाई, जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो डिस्प्लेसमेंट, भाई देखो फ्रीक्वेंसी बढ़ने से ऑपोजिशन बढ़ेगा, ऑपोजिशन बढ़ेगा इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट उसी हिसाब से कम हो जाएगा।
क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट आपको पता होगा, ये दो कैपेसिटर के प्लेट के बीच का करंट होता है जब ये फ्लो करता है। क्लियर है कि नहीं? अब इसमें क्या है कि कैपेसिटर हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना, और फ्रीक्वेंसी को हम बदल देंगे, मतलब रेट ऑफ चेंज को बदल देंगे, तो रेट ऑफ चेंज के अकॉर्डिंग इसमें चीजें आ जाएंगी। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक। अच्छा आगे देखिए नेक्स्ट 12th, द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्सरे प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रॉन एसिलेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट इज प्रोपोर्शनल टू। आइए क्वेश्चन नंबर 12th वाला देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12th वाले पर आ जाइए। 12th वाले में क्या कह रहा है? मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्सरे। देखिए एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होती है आप सबको पता है, इलेक्ट्रॉन बीम आती है, मेटल के सरफेस पर फॉल होती है और वहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलते हैं। तो तुम ऐसे समझ लो कि जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन लेकर के आएंगे ईवी मान लो, वो hc/λ के बराबर हो जाएगी। तो ये जो लैम्डा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V के आ गया कि नहीं आ गया? तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, आंसर आपका 1/V यानी कि फर्स्ट आंसर है। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर आपका 13 वाला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 किसकी बात कर रहा है बेटा? वेंचुरी मीटर। आपको पता है वेंचुरी मीटर किस काम आता है? रेट ऑफ फ्लो निकालने के काम आता है। किसमें? नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन के पाइप में। नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन के पाइप में निकालने का आप आता, बर्नौलीज थ्योरम के एप्लीकेशंस में आता है। तो सीधा सीधा आंसर है फर्स्ट बर्नौलीज प्रिंसिपल। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर आइए 14। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन इन्होंने बनाया है। क्या कह रहा है? अ फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट कंसिस्ट ऑफ 2 PN जंक्शन डायोड्स, a center tapped transformer, capacitor and load resistance. Which of these components remove the AC ripple from the rectified output? देखिए पहली बात तो रेक्टिफायर की बात की जा रही है। क्या क्या लगाया है इसने? लोड रेजिस्टेंस लगाया है, ट्रांसफार्मर लगाया है और कैपेसिटर लगाया है। देखिए जो आपका ट्रांसफार्मर लगा है उसका तो कोई पर्पस फिल्टर में होता नहीं है। यहां पर बता दूं मैं आपको, रेक्टिफायर का काम होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, लेकिन जो मिलता है हमें आउटपुट वो पल्सेटिंग होता है, पल्स के फॉर्म में होता है। अगर पल्स के फॉर्म में है मतलब उसमें एसी मिला हुआ है, और अगर एसी मिला है तो कौन फिल्टर करेगा? कैपेसिटर करेगा, क्योंकि कैपेसिटर डीसी को जाने नहीं देगा। कैपेसिटर किसको नहीं जाने देगा? बोलो, डीसी को जाने नहीं देगा। कौन सा वाला पार्ट जाएगा? एसी वाला पार्ट जाएगा। तो फिल्टर कौन करेगा बताइए? कैपेसिटर। तो जो कैपेसिटर होता है वो यहां पर लगा हुआ है। ठीक है ना। अगला पार्ट देखिए 15 क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। क्या कह रहा है? अ मेटल वायर हैज मास, रेडियस एंड लेंथ दी हुई है। मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी। ठीक, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। मास दिया है 0.4 प्लस माइनस, और इस टाइप के क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में जरूर मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं। ये बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड पेपर है। 0.3 प्लस माइनस 0.001 और ये हो गया मिलीमीटर, और उसके बाद जो है लेंथ है कितनी है? 0.02 प्लस माइनस 5, ये सेंटीमीटर। अब देखो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये आएगा मास अपॉन पाई आर स्क्वायर एल। अब यहां पर एक काम करो, परसेंटेज एरर निकाल लो, परसेंटेज एरर ऑफ मास निकाल लो। ये आएगा 0.002 अपॉन 0.4 इंटू 100। ये जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.2 अपॉन 0.4, तो ये आएगा 1/2 यानी कि 0.5%। अब उसके बाद आ जाइए परसेंटेज एरर ऑफ आर निकाल लो। आर की परसेंटेज एरर निकालेंगे तो 0.001 आएगा अपॉन 0.3 आएगा इंटू 100 आएगा, तो ये आपका 1/3% आ गया। क्लियर है। और उसके बाद ये क्या हो गया? तीसरी आपकी क्या आ गई? लेंथ। लेंथ में परसेंटेज एरर निकाल लो, कितनी निकलेगी? 0.002 अपॉन 5 इंटू 100। ये आएगा कितना बताओ? ये आ जाएगा 0.02 है, सॉरी, ये आएगा 0.02 है ना, 0.02। हाँ ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा देखो 2/5, तो ये आएगा 0.4%।
अब तीनों को आप आपस में ऐड कर दीजिए। कैसे? यहां पर परसेंटेज एरर डी में निकालेंगे तो परसेंटेज एरर एम की आएगी प्लस ट्वाइस ऑफ परसेंटेज एरर आर की आएगी प्लस परसेंटेज एरर ऑफ एल की आएगी। सबको ऐड कर दीजिए तो 1.6% आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा बोलो? 1.6%। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। उसके बाद आइए 16। अब फॉर YDS एक्सपेरिमेंट 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो। पहला स्टेटमेंट, इफ स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ स्लिट एंगुलर सेपरेशन ऑफ फ्रिंजेस रिमेन्स कांस्टेंट। दूसरा, इफ मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लार्जर वेवलेंथ एंगुलर सेपरेशन डिक्रीजेस। तो अब ये 2 स्टेटमेंट आपके पास हैं। क्लियर है कि नहीं? यहां पर देखिए एंगुलर सेपरेशन की बात हो रही है। एंगुलर सेपरेशन की बात हो रही है। एंगुलर सेपरेशन का मतलब जानते हो क्या होता है? ये होता है एंगुलर फ्रिंज विड्थ। ये होता है एंगुलर फ्रिंज विड्थ, और इसका जो फॉर्मूला मान लो बीटा डैश है, लैम्डा अपॉन डी होता है। क्लियर है? तो ये वेवलेंथ पे डिपेंड करती है, स्लिट के बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, कैपिटल डी पर डिपेंड नहीं करती, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि बीटा कांस्टेंट रहेगी, अगर स्क्रीन आगे पीछे करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा, यहां पर जो फ्रिंज विड्थ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लैम्डा के है। लैम्डा बढ़ाओगे तो बीटा डैश बढ़ेगा, जबकि ये उल्टा बोल रहा है, ये कह रहा है कम हो रहा है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट 2 गलत है, तो आंसर 2 आएगा। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। क्लियर? तो ये आंसर आपका हो गया 16 का। उसके बाद आइए 17। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लॉन्ग स्प्रिंग दे रखी है U। तो देखो पहले तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर इज U। इफ स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 8 सेंटीमीटर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट विल बी। तो देखिए पहले तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिख लें, हाफ kx²। पहली बार में ये आएगा हाफ k और 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर में रहने देना। दूसरी बार में आएगा हाफ k और 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। डिवाइड कर दो बच्चा, u अपॉन u डैश क्या मिलेगा? 4/64, तो 1/16, तो u डैश बराबर 16u आ गया कि नहीं आ गया? ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। अब आइए 18th क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 18। क्या कह रहा है? लाइट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस x इन टाइम t1 इन क्या? एयर, एंड 10x टाइम इन टाइम t2 इन अनदर डेंसर मीडियम। व्हाट इज क्रिटिकल एंगल फॉर दिस मीडियम? ये देखिए x डिस्टेंस कवर किया t1 टाइम में एयर में, 10x कवर किया है t2 टाइम में मीडियम में। तो एक काम करो बेटा, स्पीड ऑफ लाइट एयर में पहले में निकाल लो तो आएगा x अपॉन t1, दूसरे में निकाल लो 10x अपॉन t2 आ जाएगा। इन दोनों को डिवाइड करो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 मिलेगा, v1 अपॉन v2। जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो ये क्या मिल जाएगा? t2 अपॉन 10t1 आ जाएगा। अब सुनो, साइन c क्रिटिकल एंगल 1 अपॉन μ2 होता है, तो ये आएगा साइन c बराबर, पलट दो 10t1 ऊपर t2 नीचे, तो c बराबर है साइन इनवर्स 10t1 अपॉन t2। आंसर देखो, चेक कर लेते हैं कौन सा वाला ऑप्शन सही है। थर्ड वाला सही है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया थर्ड। 18 के बाद आइए 19, क्वेश्चन नंबर आपका 19 है। 19 क्या रहा है कि अब 12 वोल्ट 60 वाट लैंप इज कनेक्टेड टू a secondary of step down transformer whose primary is connected AC mains of 220, assuming the transformer to be ideal, what is the current in the primary winding? तो देखिए क्या क्या दिया है, 12 वोल्ट दिया आउटपुट, 60 वाट दिया है। ये आपका सेकेंडरी के बारे में दे रखा है, ये चीज़ें ये सेकेंडरी के दे रखी हैं, और प्राइमरी का वोल्टेज दिया है 220 वोल्ट, करंट पूछ रहा है प्राइमरी का, और आइडियल ट्रांसफार्मर बोल रहा है बच्चा। आइडियल ट्रांसफार्मर का मतलब होता है कि पावर कांस्टेंट, यानी कि पावर का लॉस नहीं होगा। तो ये देखो, ये आएगा Vp Ip इज इक्वल टू Vs Is, और ये 60 वाट दिया है, तो ये आएगा बच्चा 220, करंट ऑफ प्राइमरी 60 आएगा,
ये 0 है, तो IP बराबर है 6/22, 3/11 एम्पियर। सॉल्व कर लीजिएगा तो 0.27 आ जाएगा, ठीक है ना, 0.3 से थोड़ा सा कम आ जाएगा, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 20, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का एक क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है एक बार, और उसी को इन्होंने रिपीट किया थोड़ा बदल करके। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 है, अ फुटबॉल प्लेयर इज मूविंग साउथवर्ड and suddenly turns eastward with same speed to avoid an opponent. The force that acts on the player while turning is, याद रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसमें एक प्लेयर है, वो पहले साउथ की तरफ जा रहा था, ये मान लो साउथ है, ऐसे बना लो यहाँ पे, ये ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, सॉरी हाँ नॉर्थ हो गया, ये साउथ है, ये वेस्ट है। प्लेयर यहाँ जा रहा था, v1 स्पीड रख लो, वेलोसिटी, और बाद में वो ईस्ट की तरफ टर्न हो गया, v2 हो गया। दोनों का मैंने टेल यहीं रखा हुआ है। अब देखो हमें निकालना है फोर्स, तो जो फोर्स होता है वो मास इंटू एसलेशन होता है, और एसलेशन को लिख सकते हैं v2 माइनस v1 अपॉन डेल्टा टी लिख सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? अब यहाँ देखो v2 माइनस v1, तो v1 को पलट दो, v1 को पलट दिया तो माइनस v1, ये v2 है, दोनों का रिजल्टेंट ये डेल्टा v हो गया। अब आप समझ गए, जो डायरेक्शन डेल्टा v की है वही एसलेशन की है। क्लियर है? ये कौन है? ईस्ट है, ये नॉर्थ है, दोनों के बीच में कौन हो गया? नॉर्थ ईस्ट हो गया कि नहीं हो गया? तो आंसर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 21 क्या कह रहा है? देखिए एक सर्किट बना हुआ है, ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? देखो 7 ओम है, यहाँ पर 2 ओम है, ये 10 वोल्ट है, ये आपका बैटरी उल्टी लगी है, इधर प्लस है इधर माइनस, ये 5 वोल्ट है, इसका नाम E है, इसका नाम B है, ये 1 ओम है, ये तुम्हारा A हो गया। करंट की डायरेक्शन और वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले तो बैटरी का देखिए प्लस प्लस आमने सामने है, तो यहाँ पर जब नेट EMF निकालेंगे तो E1 माइनस E2 आएगा, तो ये आएगा 10 माइनस 5, तो 5 वोल्ट आ गया। R निकाल लो टोटल, 2 और 1 3 7 10 10 ओम, तो यहाँ से जो करंट निकल के आएगा वो निकल के आएगा कितना? 5/10 0.5 एम्पियर आ जाएगा। अब डायरेक्शन की बात देखिए, तो बड़ी बैटरी कौन सी है? 10 वोल्ट की है, इसके हिसाब से डायरेक्शन रहेगी, तो A से कहाँ जाएगा? B की तरफ। वैसे भी केवल एक आंसर है जिसमें 0.5 दिया है, तो कंफ्यूज आपको होना ही नहीं, आंसर फर्स्ट 0.5 एम्पियर फ्रॉम A टू B थ्रू E। ठीक, अगला क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर आपके 22 पे आ जाइए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द एंगुलर एसलेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल इज। तो देखिए जो एंगुलर एसलेशन होता है वो एक्सियल वेक्टर है, एंगुलर एसलेशन जो होता है वो एक्सियल वेक्टर है। इसका मतलब है इसकी डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस हो जाएगी, अलोंग द एक्सिस हो जाएगी कि नहीं? तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया बताइए? 3 अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर है कि नहीं? अब उसके बाद आइए नेक्स्ट, अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर 23। बिल्कुल देखिए आसान क्वेश्चंस भी हैं। अगर आपके दिमाग में ये होगी नहीं भाई टफ है फिजिक्स का, तो नहीं, ये साइकोलॉजी है आपकी, है ना, ये एक साइकोलॉजी होती है कि फिजिक्स का पेपर टफ है। आप इस साइकोलॉजी को थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि फिजिक्स का टफ है। फिजिक्स का पेपर बहुत ही अच्छा बैलेंस्ड पेपर था, आसान पेपर था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23, बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम गन एट ए स्पीड ऑफ 280। सीधा सीधा दे रखा है, स्पीड टू इनिशियल 280 दे रखी है मीटर पर सेकेंड, एंगल दे रखा है 30 डिग्री, और क्या पूछा है? मैक्सिमम हाइट। अब आप बताइए इससे ज़्यादा आसान कोई क्वेश्चन बन सकता है? कभी नहीं बन सकता है। हाइट का फॉर्मूला है, सीधा आपको लगा देना है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यहाँ पे रख दीजिए, तो 280 का स्क्वायर और साइन स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 2, g 9.8 लेने के लिए कह रहा है।
इसको आप सॉल्व करिए तो 1000 मीटर आता है आंसर। क्लियर है कि नहीं? तो ये आपका सीधा सीधा आंसर हो गया 1000, दैट इज 2। हमारी जो शीट है उसमें सेकंड आंसर है। क्लियर है? तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन। अब इससे ज़्यादा आसान कोई बन सकता है क्वेश्चन? कहीं नहीं बन सकता है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 24। द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज। तो देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स क्लोज सरफेस में 0 होता है। क्यों? मैग्नेट में अकेला पोल कभी नहीं होता है और लाइंस क्लोज्ड होती हैं, आएंगी तो उतनी चली जाएंगी। तो आंसर आपका 4 हो गया 0। ठीक, अब इसके बाद आइए 25, क्वेश्चन नंबर 25। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है ना। अब आप इसको बिल्कुल भी गलत अगर किया हो तो गलत बात है। इससे ज़्यादा आसान क्वेश्चन नहीं बन सकता है। ये 3 माइक्रोफैराड है, ये भी 3 है, ये भी 3 है। अब ये देखो ये दोनों आपस में क्या हो गए? पैरेलल, तो 6 माइक्रोफैराड। और ये 3 और ये 6 आपस में सीरीज, तो C इक्विवेलेंट सीरीज में C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 होता है। तो 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 6, तो आंसर 2 माइक्रोफैराड। आंसर हो गया 4, 2 माइक्रोफैराड। क्लियर? अब उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है ये? अ व्हीकल ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड v एंड रिमेनिंग डिस्टेंस विद स्पीड 2v, इट्स एवरेज स्पीड इज। तो यहां पर देखिए क्या हो गया, एक व्हीकल है, 2 पार्ट में डिस्टेंस को कवर कर रहा है। ए बी है, ये x/2 है, ये x/2 है, यहां v1 यहां v2। तो अगर आपको थोड़ा भी याद हो तो यहां पर जो v एवरेज का फॉर्मूला होता है दैट इज 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। में डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूं क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है आपको याद होगा। बाकी तरीका आपको पता है, इसका टाइम t1 ले लो, इसका t2 ले लो, टोटल अपॉन टाइम डिवाइड कर दो, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं है। अभी आ जाए ये 2, पहले वाले पार्ट की स्पीड जो दे रखी है वो v दे रखी है, दूसरे वाले पार्ट की कितनी दे रखी है? 2v अपॉन v प्लस 2v। सॉल्व कर लीजिए तो ये आएगा 4v/3, ये वैल्यू आ जाएगी। तो आंसर आपका कौन सा हो गया? सेकंड वाला देखो आंसर हो गया। ठीक है ना? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 26। तो अभी तक से क्या समझ में आया कि पेपर बिल्कुल वैसा ही है जैसे लास्ट ईयर का आया था। आसान पेपर, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है ना? कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव हैं तो उसमें आपको पर्याप्त टाइम मिल जाएगा क्योंकि कुछ क्वेश्चन ओरल वाले हैं, एक आंसर सीधे लगाना है। ठीक है? तो ये बिल्कुल आपको क्वेश्चन 1 घंटे से 1 घंटे में आपका ये पेपर आराम से सॉल्व हो सकता है अगर आप वहाँ पर करना चाहें तो। 27 पे आ जाइए। द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 20 मिनट, इन हाउ मच टाइम द एक्टिविटी ऑफ सैंपल सब्सटेंस ड्रॉप्स टू 1/16। तो देखिए हाफ लाइफ दिया है t हाफ, ये दिया है 20 मिनट और एक्टिविटी दी है 1/16 यानी कि a0/16 दिया है। स्टार्टिंग की एक्टिविटी a0 ले लो। अब a का फॉर्मूला या a अपॉन a0 हमें पता है, हाफ टू दी पावर n होता है कि नहीं? तो 1/16 हाफ टू दी पावर n होगा, तो यहाँ से आएगा 1 अपॉन कितना बोलो 2 की पावर 4 आएगा, हाफ टू दी पावर n होगा, तो n बराबर 4 हो गया। तो टोटल जो टाइम होगा 4 इंटू 20, तो ये आपका 80 मिनट हो गया कि नहीं हो गया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये वैल्यू हो गई। तो आंसर आपका इसमें 3rd दिया हुआ हमारी शीट में। अगला ये क्वेश्चन नंबर 28 है। द टेम्परेचर ऑफ गैस इज -50 डिग्री, टू व्हाट टेम्परेचर द गैस शुड बी हीटेड सो दैट द RMS स्पीड इज इंक्रीज बाय 3 टाइम्स। तो देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग का जो टेम्परेचर दिया है -50 डिग्री सेंटीग्रेड है। पहले तो इसको केल्विन में कर लो बच्चा, 273 -50 तो 223 आ जाएगा केल्विन। अब T2 हमें निकालना है, कितना होगा? स्पीड पहले जो थी v उसमें इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स। इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स मतलब पहले v और 3v बढ़ गई तो 4v हो जाएगी। यहाँ लैंग्वेज का ध्यान रखिएगा, 4v आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ से क्या मिलेगा? v अपॉन 4v बराबर √of 223 अपॉन T2 आएगा, स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, है ना? तो ये आपका आएगा T2 इक्वल्स टू 16 इंटू 223। इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये आपका आंसर जो निकल के आएगा डिग्री सेंटीग्रेड में, ये आंसर आपका 3295 डिग्री सेंटीग्रेड, ये केल्विन में निकलेगा। और जो इसका आप
-273 करके निकालोगे वो डिग्री सेंटीग्रेड में आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो ये आपका आंसर हो गया 3295। अगला जाइए क्वेश्चन नंबर 29। कैरनॉट इंजन हैज एफिशिएंसी ऑफ 50% व्हेन इट्स सोर्स टेम्परेचर इज 327, द टेम्परेचर ऑफ सिंक इज। अब आप सोचिए इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा, है ना। यहाँ पर एफिशिएंसी का फॉर्मूला 1 - T2/T1, ये सिंक होता है, ये सोर्स होता है ना। एफिशिएंसी 50% है, मतलब 0.5 हो गई, और T1 जो दे रखा है 327, 273 ऐड कर दो 600 केल्विन, ये ध्यान रखा करो। अब यहाँ से सॉल्व कर दो तो 0.5 बराबर 1 - T2/600 आएगा, तो यहाँ से आएगा T2/600 बराबर 0.5, तो T2 आएगा तुम्हारा 300 केल्विन। अगर डिग्री सेंटीग्रेड में जाएंगे तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड, आंसर डिग्री सेंटीग्रेड में है, तो आंसर हो गया 4। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये वैल्यू हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 20। उसके बाद आ जाइए 30 क्या है? द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 4 माइक्रो हेनरी कैरिंग अ करंट ऑफ 2 एम्पियर। क्या क्या दिया बेटा? इंडक्टेंस दिया है 4 माइक्रो हेनरी, और क्या दे रखा है? करंट दिया है 2 एम्पियर। अब एनर्जी स्टोर्ड पूछ रहा है, आपको बड़े अच्छे से फॉर्मूला पता है एनर्जी स्टोर्ड का, हाफ LI² होता है, तो ये आएगा हाफ L कितना है 4, 10⁻⁻⁻⁶, और I का स्क्वायर यानी कि 4 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया भाई? ये आपका आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 10⁻⁻⁶ आ जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो यहाँ से क्या हो गया बताइए? अब आंसर आप चेक कर लीजिए, माइक्रो में दिया है, ठीक है ना, पावर नहीं लगी है, तो 8 माइक्रो जूल, आंसर 3। क्लियर है ये चीज? अब आइए क्वेश्चन नंबर 31 देख लिया जाए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 31, लेट अ वायर बी सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग एंड स्ट्रेच्ड बाय वेट W अटैच्ड एट इट्स फ्री एंड, द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एट एनी पॉइंट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया A ऑफ द वायर इज। तो देखिए ये वायर है हमारा, यहाँ पर नीचे आपने एक वेट लटका रखा है ऐसे, ठीक है। अच्छा, वायर जो है उसका मास नहीं दिया है, मासलेस है, कुछ नहीं बोला तो मासलेस आइडियल होगी। अच्छा, मासलेस होता तो हर पॉइंट पर टेंशन सेम होता है, तो इसका मतलब है स्ट्रेस पूछ रहा है, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स की जगह W रख दो, W/A, आंसर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, ठीक है ना। अगर वायर के पास मास होता तो एक बार सोचा जा सकता था कुछ, है ना। तो ये आपका 31 हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 32, एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड 2 × 10⁵, इट एक्सपीरियंसेस टॉर्क 4, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द डायपोल, द डायपोल लेंथ 2 सेंटीमीटर दी है, ठीक। तो देखो टॉर्क का फॉर्मूला लगा दो भाई, टॉर्क बराबर है P sin थीटा, टॉर्क दिया है 4, P पता नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है 2 × 10⁵ दिया है, क्लियर है। और साइन कितने डिग्री है? 30 डिग्री दिया है। साइन 30 आपको पता है 1/2 होता है, तो ये आपका यहाँ से कट जाएगा, 2 कट गया इससे, तो ये आपका कितना आ गया बताइए? P आ गया 4 × 10⁻⁻⁵, और ये आएगा बेटा चार्ज इंटू लेंथ, लेंथ कितना दे रखा है बोलो? 2 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 2 × 10⁻², 4 × 10⁻⁵, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, तो ये आपका Q निकल के आएगा 2 मिली कूलम, आंसर। तो आंसर हमारी शीट में 3rd वाला है इसमें, ठीक। अब उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, क्या कह रहा है? इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन बार्मर सीरीज इज लैम्डा, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन ब्रैकेट सीरीज इज। तो बार्मर सीरीज और ब्रैकेट की बात हो रही, लाइमन होता है पहला, है ना, दूसरा बार्मर होता है, ठीक है ना, लाइमन बार्मर पाशन ब्रैकेट ऐसे चलता है, ठीक है। इसके लिए N1 होता है 1, इसके लिए N1 होता है 2, N1 3, इसके लिए N1 4, है ना। अच्छा, जो लैम्डा मिनिमम का फॉर्मूला होता है वो आपका N1² रेडबर्ग कांस्टेंट होता है। तो देखो पहली बार में जो लाइमन से बार्मर सीरीज का निकालेंगे तो लैम्डा मिनिमम कितना निकलेगा? ये निकलेगा 4 रेडबर्ग कांस्टेंट, इसको उसने लैम्डा लिखा है।
अब आप दूसरी सीरीज में आ जाइए ब्रैकेट में, तो लैम्डा मिनिमम कितना निकलेगा, ये आएगा तुम्हारा 4 का स्क्वायर 16 अपॉन रेडबर्ग कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये पहले का कितने गुना है, 4 गुना हो गया कि नहीं हो गया। तो आंसर कौन सा हो गया बताइए बच्चा, ये आपका 4 लैम्डा हो गया, आंसर फर्स्ट। ठीक, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर है 34। द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ फंडामेंटल हार्मोनिक प्रोड्यूस्ड बाय एन ओपन पाइप टू दैट ऑफ क्लोज्ड पाइप हैविंग सेम लेंथ इज। ठीक है, तो देखो फंडामेंटल ओपन के लेंगे तो V/2L होता है, क्लोज्ड का लेंगे तो कितना होता है बेटा, V/4L होता है। डिवाइड कर दो F1/F2, 4/2 तो 2:1। ये देखिए भाई कई बार पूछा भी जा चुका है और बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आंसर आपका फर्स्ट। अब उसके बाद आ जाइए 35, क्वेश्चन नंबर है 35। ठीक, two bodies of mass m 9m are placed at a distance r, gravitational potential on the line joining the bodies where gravitational field equal to 0। अब देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, दो पार्ट में है। पहले पार्ट में ये पता करना पड़ेगा कि जीरो फील्ड कहाँ है, ये m है, ये आपका 9m है, r डिस्टेंस है। पहले ये पता करो कि कहाँ पर जीरो ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो इसके लिए लगा दो आप यहाँ से, तो ये आएगा Gm/x² और G 9m/r-x²। ये देखो Gm कट गया, रूट ले लो 1/x 3/r-x, तो r-x बराबर 3, तो x बराबर r/4 हो गया कि नहीं हो गया। उसके बाद आ जाओ, अब यहाँ पोटेंशियल निकालना है, तो दो पोटेंशियल होंगे यहाँ पर, एक V1 होगा -Gm/r/4, दूसरा पोटेंशियल होगा -G 9m/3r/4। सॉल्व कर दो, दोनों को ऐड कर दो, तो जब ऐड करोगे तो -16 Gm/r, ये इसकी वैल्यू आएगी। अब आंसर चेक कर लिया जाए तो आंसर इसका 2 है, -16 Gm/r। तो सेक्शन ए था ये। सेक्शन ए में एक क्वेश्चन आपका गलत है, कॉमन है, जिसके ऑप्शन नहीं मैच हो रहे, क्वेश्चन सही है, ऑप्शन नहीं मैच हो रहे हैं, और बाकी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, एक एक फॉर्मूले वाले। दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, दो क्वेश्चन ऐसे थे, इतनी देर में आपने देखे, तो इतना तो बनता है। क्यों भाई, इतने क्वेश्चन जो है टेक्निकल यानी कि कैलकुलेशन वाले बनने भी चाहिए। क्लियर है कि नहीं। अगला देखिए, सेक्शन बी पे आइए, तो क्वेश्चन नंबर 36 है ये। अ बुलेट फ्रॉम अ गन is fired on a rectangular wooden block with speed velocity v. When bullet travels 24 cm through the block along its length horizontally, velocity becomes u/3. Then it further penetrates into the block in the same direction before coming to rest exactly on the other side of the block. The total length of the block is। ये देखिए, ये ऐसे है, देखो यहाँ पर ये 24 सेंटीमीटर है, ठीक, यहाँ पे स्पीड u है, यहाँ पर u/3 है और यहाँ पे 0 है। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे बच्चा, इसमें जो फॉर्मूला लगेगा v² - u² 2as, तो ये आएगा u/3 का स्क्वायर माइनस u² 2a × 24, ये कितना आएगा 0 माइनस u/3 का स्क्वायर 2ax, डिवाइड कर दो, इसको x ले लिया, यहाँ से सॉल्व कर लो तो x आपका निकलेगा 3 सेंटीमीटर। अब ये टोटल देख लो जरा कितना हो जाएगा, 24 + 3, तो आंसर हो गया 27 सेंटीमीटर, ये आंसर है। ठीक, दो बार ये फॉर्मूला लगा के डिवाइड कर देना, आपको x निकल आएगा। ठीक है, अगला देखिए 37। 37 वाले में क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज 5.3 10⁻⁻11। व्हाट इज द रेडियस ऑफ थर्ड अलाउड ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। तो देखिए रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n² के होता है, क्लियर है कि नहीं। रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² या r0 n² लिखते हैं, r = 5.3 10⁻⁻11, 3 का स्क्वायर 9, सॉल्व कर दीजिए आंसर आ जाएगा। क्लियर है,
इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 4.77 एंगस्ट्रॉम में आएगा, 10⁻⁻10 मीटर में आएगा। क्लियर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 38। अब आप ये देख रहे हैं इसका सेक्शन बी भी आसान है, इस बार के पेपर का सेक्शन भी बहुत इजी है, पिछली बार थोड़ा टेक्निकल था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 38। कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग कार सो दैट बॉडी लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ द कार रिमेन्स स्टेशनरी, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.15। अब ये देखिए, ये मान लीजिए एक सिंबॉलिक कार का सरफेस बनाते हैं, यहाँ पर एक बॉडी रखी है, ए एक्सेलरेशन से आगे गई, पीछे की तरफ ma होगा, सामने की तरफ फ्रिक्शन होगा और नीचे की तरफ mg होगा, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन। अगर हम इक्विलिब्रियम ले लेते हैं तो ma बराबर f, ये म्यू mg, mm कट गया, a आएगा म्यू g, a आएगा 0.15, g10 तो 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? तो ये आपका 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, ये क्वेश्चन 38 था। उसके बाद आइए 39, क्वेश्चन नंबर 39। 10 रजिस्टर each of resistance are connected in series to a battery of EMFE negligible internal resistance, then those are connected in parallel, the current is increased n times the value of n is। ठीक है ना। तो देखो पहली बार में जो R इक्विवेलेंट होगा 10R होगा, दूसरी बार में R इक्विवेलेंट बोलो R/10 आएगा, पैरेलल है। पहली बार का जो करंट है वो आएगा E/10R और दूसरी बार का जो करंट है वो कितना हो जा रहा है, दूसरी बार का करंट जो हो रहा है आपका वो n टाइम्स हो रहा है, तो Ni हो जाएगा, E/R/10 आ जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब यहाँ से I की जगह क्या रख दोगे, E/R रख दो, तो n और E/10R सॉरी इक्वल टू 10E/R होगा। E/R ये देखो कैंसिल, तो n इक्वल्स टू 100 आ जाएगा कि नहीं आएगा? ये आंसर है आपका। ठीक, तो आंसर हो गया फर्स्ट हमारी शीट के हिसाब से ये हो गया। 39 के बाद आइए 40 वाला क्वेश्चन देखते हैं। अ हॉरिजॉन्टल ब्रिज इज बिल्ट अक्रॉस अ रिवर, स्टूडेंट स्टैंडिंग ऑन द ब्रिज थ्रोज अ स्मॉल बॉल वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 4, द बॉल स्ट्राइक्स द वाटर आफ्टर 4 सेकेंड, हाइट ऑफ द ब्रिज। देखिए अगर आप किसी हाइट पर खड़े होकर के ऊपर की तरफ फेंकेंगे h हाइट पर, है ना, तो इसका फॉर्मूला होता है -ut प्लस हाफ GT²। अगर ऊपर फेंकते हैं, और अगर नीचे की तरफ फेंकते हैं खड़े होकर के तो इक्वेशन होती है h = ut प्लस हाफ GT²। ये नहीं लगाना है, ये वाला लगाना है, लगा दीजिए। तो h बराबर -4 टाइम 4 दिया है, हाफ G10 और 4 का स्क्वायर 16। सॉल्व कर लीजिए यहाँ से, तो -16 प्लस 80 तो ये आएगा 64 मीटर आंसर। क्लियर। तो ये आंसर कौन सा हो गया बताइए आपका, ये हो गया 64, दैट इज सेकेंड। अब आइए 41 वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है ना। 2-3 क्वेश्चन सेक्शन भी में बड़े अच्छे बनाए हैं। जैसे 41 आ जाइए, तो 41 में एक इंडक्टर लगा है, एक कैपेसिटर है, एक रेजिस्टेंस है 10 ओम का, ये 10/3/पाई माइक्रोफेराड, ये कितना है 50/पाई मिली हेनरी दिया है। क्लियर है। और उसके बाद यहाँ पर सोर्स दे रखा है ऐसे 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज ये दिया हुआ है यहाँ पर। क्लियर। अब क्या करेंगे बेटा, पूछा नेट इम्पीडेंस। तो देखो इम्पीडेंस कैसे निकलती है, √r² प्लस x का स्क्वायर। x को रिएक्टेंस कहते हैं, 2 रिएक्टेंस यहाँ होंगी, एक पहले XL निकाल लो, ओमेगा L होता है, यह आएगा 2πf 50, L कितना दिया है 50/पाई, 50/पाई मिली हेनरी 10⁻⁻3। ये देखो पाई से पाई कट गया, ये देखो 50 दूनी 100 और एक 0 ये कट गया, तो टोटल आपका 5 ओम आ गया। क्लियर। इसी तरीके से XC निकाल लीजिए, 1/ωc, 1/2π f है 50, C कितना दिया है, ये दिया है 10/3,
अपॉन पाई 10⁻⁻�6। इसको सॉल्व कर लीजिए तो 10 ओम आएगा। तो यहाँ से क्या हो गया, नेट x की वैल्यू XC माइनस XL 10 - 5 तो 5 ओम आएगा। अब ये देखो यहाँ पर जो z निकालोगे अंडर रूट ऑफ 100 का 10 का स्क्वायर, देख रहे हो 100 प्लस 5 का स्क्वायर 25 रूट ऑफ 125, आंसर आएगा 5√5 ओम आ जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, इंडक्टर और कैपेसिटर ऑपोजिट फेज में रहते हैं, तो दोनों का जब x निकालोगे तो माइनस करोगे। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये हो, तो ये आपका 41 क्वेश्चन नंबर हो गया। अब उसके बाद आइए 42, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनाया है। अ सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग जस्ट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ विथ पीरियड t, if d is the density of earth and g is the universal constant of gravitation, the quantity 3π/gd represents। देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2πr/v। वेरी क्लोज है अर्थ के बहुत पास, तो r की जगह स्मॉल r, v आपको पता होगा वेरी क्लोज में √gr, तो टाइम पीरियड आएगा 2πr/√g होता है। अच्छा, g का फॉर्मूला डेंसिटी के टर्म्स में आपको शायद पता हो 4/3π और रो और g r होता है कि नहीं होता है। अब ये उठा करके यहाँ रख दो तो t बराबर आएगा, ये हो गया 2πr/√4/3π और ये आएगा ρgr और साथ में एक r और है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो t² बराबर 4πr² और 4/3π ρg, रो की जगह d लिख लीजिएगा, डेंसिटी उसने d दे रखी है तो यहाँ पर d लिख लीजिएगा, डेंसिटी को d लिखा है। अच्छा, ये आ गया g और साथ में r², ये कट गया, देखो पाई से पाई एक कट गया, 4 से 4 कट गया, तो t² बराबर 3π अपॉन कितना मिलेगा dg। यही तो पूछ रहा है किसके बराबर होगा, तो आंसर आपका कौन सा हो गया, फर्स्ट हो गया t²। किसके इक्वल हो गया बोलो, t² के। ये आंसर क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन है टू थिन लेंसेज आर ऑफ सेम फोकल लेंथ हैव बट वन इज कॉन्वेक्स अदर इज कॉन्केव, व्हेन दे आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन इज। तो यहाँ देखिए 43 वाले में आपको पता होगा 1/f 1/f1 प्लस 1/f2 होता है। क्लियर है कि नहीं, रिजल्टेंट है ना। अब ये देखो f1 f दे रखा है, f2 माइनस f हो जाएगा, तो 1/f रिजल्टेंट 0, तो f रिजल्टेंट कितना होगा, इनफाइनाइट आएगा। तो आंसर कौन सा हो गया, थर्ड, इनफाइनाइट है हमारे में। उसके बाद आ जाइए 43, क्वेश्चन नंबर 44। क्या कह रहा है, फॉर द फॉलोइंग लॉजिक सर्किट द ट्रुथ टेबल इज। ये देखो एक लॉजिकल गेट बना रखा है इसने ऐसे, ये लॉजिक गेट बना रखा है और यहाँ पर ट्रुथ टेबल ये पूछ रहा है कैसे बनेगी। ये देखो, तो देखो ये A है तो ये A0 मिलेगा, ये B है तो B0 मिलेगा। ये नैंड गेट है, ये कौन सा गेट है बच्चा, नैंड गेट है, तो यहाँ मिलेगा A0 एंड B0 का होल नॉट, और ये आपको पता है A और B होता है, थ्योरम है। अगर थ्योरम लगाओगे तो ये और गेट आ गया, और गेट की ट्रुथ टेबल आपको पता है 0 1 1 होती है, तो आंसर हमारे हिसाब से फर्स्ट है जो हमारी शीट में है, 0 3 बार 1। ये कौन सा गेट बन गया, और गेट है ये और गेट की ट्रुथ टेबल है ये, ठीक। अब आइए 45, क्वेश्चन नंबर आपका 45। ये क्लास में हम लोगों ने किया हुआ है, एक वायर ऐसे दी हुई है, एक वायर ऐसे है, और ये ऐसे मोड़ा हुआ है, इसको सेमी सर्किल है यहाँ पर, और ये है ना सेंटर है, आर दिया है, और आई करंट देखो फ्लो होके आ रहा है। क्लियर है कि नहीं। अब ये कह रहे हैं कि बताइए जो सेंटर है वहाँ पर फील्ड कैसा होगा, क्या डायरेक्शन होगी। ये पी पॉइंट इसका नाम दिया है ये। अब ये देखो ये वायर एक तरफ इनफाइनाइट है, एक वायर ये एक तरफ इनफाइनाइट है, और ये देखो सेमी सर्किल है। तो जब B1 का लिखोगे तो ये आएगा μ0/4π और I/r, और डायरेक्शन इसकी देखो अंदर की तरफ क्रॉस हो गया। जो B2 होगा वो भी सेम आएगा, μ0/4π I/r अंदर की तरफ,
और ये देखो ये एंटी क्लॉकवाइज सेमी सर्किल है B3, तो म्यू नॉट अपॉन 4 और I अपॉन R ये होगा बाहर की तरफ। अब माइनस कर दो भाई, डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये आएगा म्यू नॉट I अपॉन ये आएगा 4R माइनस ये आएगा म्यू नॉट 2I अपॉन 4 पाई और R आ जाएगा। तो कॉमन ले लो बच्चा, म्यू नॉट I अपॉन 4R बाहर है, 1 माइनस 2 अपॉन पाई, डायरेक्शन आउटवर्ड आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो ये आंसर क्या हो गया बोलो, पॉइंटेड अवे फ्रॉम पेज। आंसर सेकंड है देखो, ठीक। क्वेश्चन नंबर है 46। द रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर एट 0 डिग्री इज 2 ओम एंड 6.8 एट 80 डिग्री, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ वायर इज। तो 0 डिग्री पर कितना दे रखा है, 2 ओम दे रखा है, और बाद वाला दे रखा है कितना बोलो, 6.8 ओम दे रखा है। टेम्परेचर दिया है 80 डिग्री और अल्फा पूछ रहा है। आर का फॉर्मूला R0 1 प्लस अल्फा थीटा लगा दो। क्या लगा देखो, 6.8 हो गया ये 2 हो गया, 1 प्लस अल्फा और 80 हो गया। ये सॉल्व कर लो तो 3.4, 1 प्लस अल्फा इंटू 80 हो गया। ये तुम्हारा निकल के आ गया 2.4 और अल्फा इंटू 80 हो गया। तो अल्फा बराबर 2.4 अपॉन 80 हो गया। ये देखो 0 यहाँ लगा लो, तो ये कितना आ गया बताओ, है ना। इसको अब यहाँ से सॉल्व कर लो तो 8 तिहाई 24 होता है इसमें कि नहीं होता। अच्छा, इसको 10 टू दी पावर -2 चाहे ऊपर लगा लो, तो 3 इंटू 10 टू दी पावर -2 आ जाएगा आंसर, ठीक है। आंसर देखो हमारे में सेकंड आ रहा है। क्वेश्चन नंबर है 47। इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड एज शोन इन फिगर। एक डायग्राम देखो दिया हुआ है डायपोल का, -q है, +q है, सेंटर है, ये 3 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट दिया है, ठीक। अब इन्होंने कहा कि बताइए इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, k दिया है और 10 टू दी पावर 2 के टर्म्स में दिया है। तो एक्सियल पोजीशन में फॉर्मूला होता है k और p अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर होता है। रख दो यहाँ से, तो ये आएगा k, ठीक है ना, और ये आ जाएगा q और 2l लगाओगे तो ये आएगा 6 सेंटीमीटर -2 अपॉन r स्क्वायर करोगे तो 5 इंटू 10 टू दी पावर -2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 10 टू दी पावर -2 का स्क्वायर। ये वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा। अब यहाँ से सॉल्व कर लो इसको, तो ये आ गया देखो k q 10 टू दी पावर -2 अपॉन ये आएगा 4 इंटू, है ना, यहाँ पर ये 6 भी था बेटा, इंटू 6 था, और ये देखो 5 है ना, 25 आएगा, इसका 9 आएगा, तो ये आएगा तुम्हारा कितना 16 इंटू 10 टू दी पावर -4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब यहाँ से देखो 10 टू दी पावर -2 बचेगा, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, तो 3 अपॉन 8 k q और साथ में 10 टू दी पावर 2, ये देख रहे हो, ये आंसर है, ये आंसर 10 टू दी पावर 2 को आपको मल्टीपल्स में लिखना है। तो आंसर 3 अपॉन 8 हो गया हमारे हिसाब से। आंसर जो शीट में दिया है ये आपका आंसर 4th वाला हो गया, ठीक है। अब ये देखिए लास्ट के 3 क्वेश्चन और। क्वेश्चन नंबर है 48। इन द फिगर शोन हियर व्हाट इज द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, एज्यूम दैट ऑल लेयर्स आर थिन। तो यहाँ देखिए एक लेंस बनाया, इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी बहुत आए हैं और हम लोगों ने क्लास में खूब प्रैक्टिस भी की है इसकी। क्वेश्चन क्या है, ये आपका 1.6 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यहाँ भी 1.6 और ये 1.5 और रेडियस दे रखी है 20 सेंटीमीटर दोनों सरफेस की। अब ये देखो इसको 3 पार्ट में बना लो। एक लेंस आपका ये हो गया, देखो एक लेंस आपका ये बीच में हो गया बाइकॉन्वेक्स और एक आपका फिर हो गया प्लेनो कॉनकेव। ये कौन है भाई F1, ये कौन है F2, ये कौन है F3। F1 F3 दोनों बराबर होंगे, ये होगा -r अपॉन म्यू -1, तो ये आएगा -20 अपॉन 1.6 -1, तो -20 अपॉन कितना मिलेगा, ये 0.6 मिलेगा। क्लियर है, ये देखो तो ये ऊपर आ जाएगा -200 अपॉन 6 या -100 अपॉन 3
सेंटीमीटर आ गया। क्लियर है? और ये जो बीच वाला है F2, ये कितना मिलेगा भाई? F2 की वैल्यू आएगी R/2 म्यू माइनस 1। इसको सॉल्व कर लो तो 20/2 और 1.5 माइनस 1, तो ये 20 सेंटीमीटर है। क्लियर? अब देखो, अब यहाँ पर क्या करोगे, सॉल्व कर दोगे, 1/f रिजल्टेंट आएगा, 1/f1 प्लस 1/f2 1/f3, सॉल्व कर दो तो 1/f1 करोगे तो -3/100 होगा, प्लस ये आएगा 1/20, फिर लास्ट में -3/100 होगा। सॉल्व कर लो इसको, तो ये तुम्हारा जो सॉल्व होके आ रहा है दैट इज -100 सेंटीमीटर। ये आपका -100 सेंटीमीटर आएगा, -100। क्लियर है कि नहीं? तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक, अगला देखिए 49। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स का लगाया है। बिल्कुल फॉर्मूला आसान है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है। क्वेश्चन क्या है इसमें देखो, 49 में, अ वायर कैरीज करंट I along positive x-axis has length L. It is kept in a magnetic field B. The magnitude of magnetic force acting on the wire is. एक वायर है, x एक्सिस में L लेंथ करंट जा रहा है, ठीक। और जो मैग्नेटिक फील्ड दिया है उसके तीनों कंपोनेंट हैं। एक दिया है 2I कैप प्लस 3J कैप माइनस 4K कैप। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स लगता है वो कंपोनेंट के परपेंडिकुलर लगता है। ये फोर्स, ये फील्ड, ये करंट। मतलब अगर वायर एक्स एक्सिस में है तो जो एक्स कंपोनेंट फील्ड का है वो फोर्स नहीं लगाएगा। तो यहां देखो, एक फोर्स जो लगाएगा F1 मान लो ड्यू टू वाई कंपोनेंट, जो वाई कंपोनेंट है उसका फोर्स कितना होगा, ये आएगा 3IL हो गया। और जो दूसरा वाला हो गया F2 लगेगा ड्यू टू, है ना, ड्यू टू ये कौन सा कंपोनेंट है, Z कंपोनेंट लगेगा। अगर Z कंपोनेंट लगेगा तो ये कितना आ जाएगा बच्चा, 4IL आ जाएगा। अब जब रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे तो आप जानते हो इनका रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, तो ये निकल के आ जाएगा 5IL आंसर। ठीक है ना, तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 50। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन नंबर आपका 50 है। यहाँ पर क्या कह रहा है, ये देखो, यहाँ पर इस तरीके से जा रहा है, ऐसे ये है, ये 0 है यहाँ पर, ठीक है ना। ये हमारा यहाँ पर 1 दिया है, ये आपका क्या दिया है बताइए, ग्राफ दिया है, xt का ग्राफ है, और ये यहाँ पर 8 है। क्लियर है कि नहीं? अब क्या कह रहा है ये, द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, यहाँ पर है देखो 2 सेकेंड, यहाँ पर एक्सेलरेशन पूछ रहा है। देखो यहाँ पर ये 0 है, ये प्लस a है, ये माइनस a है। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये यहाँ होगी, यहाँ निकालेंगे तो इधर होगी, तो ये डायरेक्शन माइनस में होगी, ये प्लस में होगी। थोड़ा डायरेक्शन का ध्यान रखिएगा, प्लस माइनस का, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखो यहाँ पर, है ना, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू ए। ओमेगा होता है 2π/t का स्क्वायर इंटू ए, तो ये क्या निकलेगा भाई, 4π स्क्वायर अपॉन टाइम पीरियड 8 सेकेंड है ना। 8 का स्क्वायर करोगे तो ये कितना आएगा, 64 आ जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद आइए एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड जो दिया है मीटर में दिया है, दैट इज 1, तो ये कितना आ जाएगा बताओ, पाई स्क्वायर अपॉन 16। तो फाइनल आंसर डायरेक्शन के साथ लिखेंगे तो -πr स्क्वायर बाई 16 आएगा कि नहीं आएगा। तो आंसर कौन सा हो गया, थर्ड हो गया। देखिए, तो पेपर करने के बाद क्या समझ में आया, पेपर करने के बाद समझ में आया कि सेक्शन ए में केवल 2 क्वेश्चन जो हैं कैलकुलेटिव थे, बाकी सब फॉर्मूला बेस्ड थे और डायरेक्टली थ्योरेटिकल थे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आपका क्या था, कॉमन था, जिसका ऑप्शन कोई नहीं मैच हो रहा था। सेक्शन बी में जब जाओगे तो सेक्शन बी में 3 क्वेश्चन हैं जिनमें कैलकुलेशन करना है, बाकी 7 क्वेश्चन ऐसे थे कि जो ज़्यादा कैलकुलेशन के नहीं थे। तो 3 में से आपको 5 छोड़ने भी हैं, तो 2 कोई और भी आप छोड़े होंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपका पूरा पेपर हुआ होगा। ये पेपर ऐसा था कि आपके आसानी से 40+ क्वेश्चन सही होने चाहिए।
ये ऐसा पेपर था कि 40 प्लस क्वेश्चन आपके सही हो सकते थे। हाँ, एग्जाम का थोड़ा सा डर होता है, नर्वसनेस होता है, एक दो क्वेश्चन आगे पीछे चलता है, लेकिन 40 के राउंड अबाउट आपके सही होने चाहिए थे। ये हमें उम्मीद है और आप लोगों ने किए होंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।